सोचिए, दुनिया भर में लाखों लोग मेंटल हेल्थ की दवाएं लेते हैं, पर सवाल यह है कि ये दवाएं आखिर हमारे दिमाग के अंदर करती क्या है। चलिए, आज इसी दिलचस्प दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं और इसे समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन की जो दवाएं हैं वो ब्रेन में जाकर अपना काम करती कैसे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं एंग्जाइटी यानी चिंता को कम करने वाली दवाओं की। इनका एक ग्रुप है जिसे बेंजोडाइजेपिन्स कहते हैं, और ये काम करती हैं दिमाग के एक बहुत ही खास केमिकल पर जिसका नाम है गाबा। तो ये गाबा क्या चीज़ है, इसे ऐसे समझिए, ये हमारे दिमाग का ब्रेक पेडल है। मतलब जब भी हमारा दिमाग ओवरड्राइव में चला जाता है, बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है, तो गाबा ही है जो उसे शांत करता है, उसे धीमा करता है, एक तरह से सुकून का स्विच ऑन कर देता है। अब देखिए, डायज़ेपैम, एल्प्राज़ोलम, क्लोनाज़ेपैम, नाम कई सारे हैं और हाँ, इनके इस्तेमाल भी थोड़े बहुत अलग हैं, लेकिन इन सब का जो सीक्रेट है ना, वो एक ही है। ये सारी दवाएं दिमाग में जाकर गाबा के उस ब्रेक पेडल वाले असर को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देती हैं। पर यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिसे ध्यान में रखना है। ये दवाएं सुस्ती ला सकती हैं और इन पर डिपेंडेंसी का रिस्क भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी वार्निंग, शराब बिल्कुल नहीं। इन दवाओं के साथ शराब को मिक्स करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। तो वो तो हो गई एंग्जाइटी की बात। अब आते हैं डिप्रेशन पर। यहां पर कहानी का हीरो बदल जाता है। अब सीन में आता है एक दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर और उसका नाम है सेरोटोनिन। और पता है, ये एक बढ़िया उदाहरण है कि मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। देखिए, जो पुरानी दवाएं थीं जिन्हें टीसीएस कहते हैं, वो एक तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम थीं, मतलब कई सारे केमिकल्स पर असर करती थीं। लेकिन जो नई दवाएं हैं, एसएसआरआईज, वो लेजर फोकस्ड हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सेरोटोनिन को ही टारगेट करती हैं। इस टेबल से इन दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। पुरानी टीसीए दवाएं लेने पर सुस्ती या मुंह सूखने जैसे साइड इफेक्ट्स आम थे। दूसरी तरफ नई एसएसआरआईज से मतली या नींद की समस्या हो सकती है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि दोनों के लिए वार्निंग्स भी अलग अलग हैं। कभी कभी ये भी सवाल आता है कि कुछ दवाएं सुबह ही लेने को क्यों कहा जाता है ना? फ्लुओक्सेटिन इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसका एक साइड इफेक्ट नींद उड़ाना हो सकता है, इसीलिए इसे सुबह लेने की सलाह दी जाती है। तो देखिए, दवा कब लेनी है, ये भी उसके साइड इफेक्ट्स को संभालने का एक तरीका है। चलिए अब बात करते हैं अपनी तीसरी और आखिरी कैटेगरी की, द स्टेबलाइजर्स। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये मूड को स्टेबल करने में मदद करती हैं। ये दवाएं सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी कंडीशन में इस्तेमाल होती हैं, और इनके काम करने का मैकेनिज्म भी पहले वाली दवाओं से एकदम अलग है। इस ग्रुप की एक बहुत जानी मानी दवा है रिस्पेरिडोन। इसका यूज सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हैं, उन्हें मैनेज करने के लिए होता है। तो रिस्पेरिडोन में खास क्या है? इसकी खासियत है इसका डुअल एक्शन। ये एक नहीं बल्कि दो न्यूरोट्रांसमीटर्स के रास्ते ब्लॉक करती है, डोपामाइन और सेरोटोनिन। और यही डबल एक्शन इसे दूसरों से अलग और पावरफुल बनाता है। लेकिन यहाँ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी सीरियस हो सकते हैं, जैसे कि वज़न बढ़ना या कंपकपी होना। और ठीक इसी वजह से डॉक्टर की रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नॉन नेगोशिएबल है, मतलब इसमें कोई कोताही नहीं की जा सकती। तो अभी तक हमने 3 अलग अलग टाइप की दवाओं को समझा। अब चलिए उन सबसे ज़रूरी बातों पर आते हैं, उन गोल्डन रूल्स पर जो इन सभी दवाओं पर लागू होते हैं। और यही है सबसे बड़ा टेक अवे। इन दवाओं को बहुत पावरफुल टूल्स की तरह समझना चाहिए, और कोई भी पावरफुल टूल किसी एक्सपर्ट की निगरानी के बिना इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना। बस वही बात यहां भी लागू होती है। प्रोफेशनल मेडिकल सुपरविजन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो 3 यूनिवर्सल रूल्स हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। नंबर 1, शराब बिल्कुल नहीं, इसका रिएक्शन बहुत खतरनाक हो सकता है। नंबर 2, दवा को कभी भी अचानक से बंद नहीं करना है। इसे कैसे और कब कम करना है, ये सिर्फ डॉक्टर ही बताएंगे। और नंबर 3, रेगुलर मॉनिटरिंग। ये दवाएं इतनी पावरफुल हैं कि प्रोफेशनल देखरेख के बिना इन्हें लेना सेफ नहीं है। और आखिर में एक सवाल जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे ब्रेन को लेकर हमारी समझ बढ़ रही है, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट का फ्यूचर क्या होगा? क्या हमें और भी ज़्यादा टारगेटेड दवाएं मिलेंगी, या फिर इलाज के कुछ बिल्कुल ही नए तरीके सामने आएंगे? ये एक बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड है जो लगातार बदल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है।